लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू विजुअलॉजी बाय प्रेशर। सो आप लोग देख सकते हैं हमारे कुछ सब्जेक्ट्स के जो हैं टॉपिक्स वो बढ़ चुके हैं। ये देखें आप लोग, ये तो करते जाओ तो इन दोनों के तो आते जाते हैं। इनके अलावा इनके इसके भी बढ़ गए हैं, 20 थे पहले, अब 30 हो गए हैं, ठीक है। और इसके भी बढ़ गए, तो पहले 10 थे अब 20 हो गए हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके भी बढ़ गए हैं, 5 थे 6 हो गए हैं। इसके भी बढ़ गए हैं, 32 थे 45 हो गए हैं, ठीक है। और इसके 9 ही हैं अभी, इसके नहीं बढ़े, आई गेस बढ़ जाएंगे कल तक तो। और एक्टिविटी सेशन में हमारी कराची वाली मेरी जो लैब है वो अनाउंस नहीं हुई, लाहौर वाली लैब भी अनाउंस नहीं हुई, और पेशा और लाहौर वाली और पता नहीं कौन सी है वो वाली पे अनाउंस नहीं हुई, ठीक है। मुल्तान वाली भी शायद ये ऑन कैंपस जो है ना, ये वो ऑन कैंपस वाली लैब्स ये उनके अभी सेशन सिलेक्ट करने का इंटरफेस है वो खुला नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम चल लेते हैं अपनी कंटिन्यू करते हैं स्टडीज़ को। ये है हमारी स्टडीज़, उसमें हमने जो लेक्चर नंबर हमने कर लिए थे वो है 17, 18 और 19 हमने कर लिए थे। अब 20 से स्टार्ट करना हमने इस वीडियो में, ठीक है। तो 20 का टॉपिक है टाइपोलॉजिकल स्पीशीज़ का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आएगा टेक क्विज प्री असेसमेंट, ले लेते हैं। A speciation in which a species is evolved from a single common ancestral species while inhabiting the same geographical range. हाँ, ये है सिम्पेट्रिक। नहीं, सिम्पेट्रिक नहीं, ये है पेरीपेट्रिक, ठीक है। उसके बाद आगे चल लेते हैं। It occurs when populations are separated not by a geographical barrier such as a body of water but by an extreme change in habitat. Extreme change तो parapatric, ठीक है। It is a mode of speciation in which a new species formed from an isolated peripheral population. Isolated peripheral population. ये पेरीपेट्रिक लग रहा है मेरे को। सो स्पेशिएशन इन विच स्पीशीज evolved from a single common ancestral species while inhabiting the same geographical region. हाँ, इसका मैंने लगा दिया था ना पेरीपेट्रिक, इसका सिम्पेट्रिक है मेरे ख्याल में, सही होगा। बाकी दोनों ठीक है। चलते हैं हम आगे, वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं। टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट, बेसिकली इसको समझने से पहले हम देखते हैं कि स्पीशीज है क्या। बेसिकली स्पीशीज क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है। अगर हम देखें, लिटरेचर को सर्वे करें तो ये पता चलता है कि तकरीबन 20 के करीब डिफरेंट किस्म के स्पीशीज कॉन्सेप्ट्स हैं। इस मॉड्यूल के अंदर हम टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट अरिस्टोटल और प्लेटो ने प्रपोज किया था। अरिस्टोटल बेसिकली प्लेटो का स्टूडेंट था। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ए सर्टेन पैटर्न ऑफ फीचर्स इज फाउंड in each organism and all member of species show maximum equality in this format. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर इस डेफिनेशन को अगर हम देखें तो इसके अंदर तमाम जो स्पीशीज के मेंबर्स होते हैं उनके अंदर एक सर्टन पैटर्न होता है फीचर्स का, यानी उनके अंदर कुछ खास कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ खास फीचर्स होते हैं, और ये जो फीचर्स हैं ये उस स्पीशीज के तमाम मेंबर के अंदर मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम डॉग्स की बात करें, डॉग्स की एक स्पीशीज है तो उस स्पीशीज के अंदर एक खास पैटर्न होगा,
कि टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली इसमें स्पीशीज को मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बेस के ऊपर डिफाइन किया जाता है। तो एक जो स्पीशीज है उसके अंदर एक खास किस्म का पैटर्न मौजूद होता है, एक खास किस्म के कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं और ये कैरेक्टर उस स्पीशीज के तमाम मेंबर्स के अंदर मौजूद होते हैं। अब टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के मुताबिक स्पीशीज दो किस्म की होती हैं, एक मोनोटिपिक स्पीशीज और दूसरी पॉलीटिपिक स्पीशीज। मोनोटिपिक स्पीशीज से क्या मुराद है? मोनोटिपिक स्पीशीज से मुराद है, क्योंकि हमने टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के अंदर बात की कि एक स्पीशीज के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर एक खास पैटर्न होता है। ये एक सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक जैसे फीचर्स को शेयर करते हैं। तो अगर ये जो कैरेक्टर्स का पैटर्न है वो तमाम एनिमल्स के अंदर एक जैसा है, यानी इस स्पीशीज के तमाम मेंबर्स जो है एक ही पैटर्न रखते हैं, तो इस किस्म की जो स्पीशीज होगी उसको हम मोनोटिपिक स्पीशीज कहेंगे। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि एक स्पीशीज के तमाम मेंबर के अंदर एक पैटर्न के बजाय 2 या 3 पैटर्न हो सकते हैं। तो इस सूरत में हम इसको मोनोटिपिक स्पीशीज के बजाय पॉलीटिपिक स्पीशीज कहेंगे। टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट्स के कुछ पोस्टुलेट्स हैं, जिसमें पहला पोस्टुलेट ये है कि स्पीशीज कंसिस्ट ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स शेयरिंग सेम एसेंस। यानी पहली बात ये कि टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के मुताबिक तमाम जो स्पीशीज के मेंबर्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं और एक जैसे कैरेक्टर्स को शेयर करते हैं। दूसरी बात, each species is separated from all others by sharp discontinuity। यानी एक स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं वो आपस में तो एक जैसे होते हैं, ऑल्दो के माइनर डिफरेंसेस उनके अंदर हो सकते हैं, लेकिन जब हम किसी दूसरी स्पीशीज की बात करते हैं तो दूसरी स्पीशीज से ये डिफरेंट होते हैं, उनमें शार्प डिफरेंसेस मौजूद होते हैं। मसलन अगर एक कोई पैटर्न है जिसकी बेस के ऊपर हमने तमाम स्पीशीज के मेंबर्स को एक ग्रुप के अंदर रखा हुआ है, तो जब हम किसी दूसरी स्पीशीज की बात करेंगे तो उसके अंदर वो पैटर्न नहीं होगा, उसमें शार्प डिफरेंस होगा। इसी तरीके से अगर तीसरा पोस्टुलेट देखें तो ईच स्पीशीज इज कंप्लीटली कांस्टेंट थ्रू टाइम। यानी एक स्पीशीज जो है वक्त के साथ वो कांस्टेंट रहती है, उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आती। इसी तरीके से इसका जो आखिरी पोस्टुलेट है, देयर आर strict possible limits to variations within any one species। यानी अगर एक स्पीशीज के अंदर हम बात करें, ऑल्दो के एक स्पीशीज के मेंबर्स के अंदर वेरिएशंस मौजूद हो सकती हैं, लेकिन ये वेरिएशंस कितनी है उसकी लिमिट होती है। अगर उस लिमिट से एक्सीड कर जाती है कोई वेरिएशन तो फिर वो स्पीशीज नहीं रहती, फिर डिफरेंट स्पीशीज आ जाती है। तो एक स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं उसके अंदर जो वेरिएशन की लिमिट है वो डिफाइंड है। तो ये 4 पोस्टुलेट्स थे टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट्स के। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो 2 मकाऊ स्पीशीज ब्लू एंड येलो और स्कारलेट, ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज कंसीडर की जाती हैं, ऑल्दो के इनका ज्योग्राफिकल एरिया सेम है, इनका जो हैबिटेट है वो ओवरलैप करता है, लेकिन इसके बावजूद जब ये ब्रीड करते हैं तो ये हाइब्रिड प्रोड्यूस नहीं करते। ये सिर्फ उस सूरत में हाइब्रिड प्रोड्यूस कर सकते हैं जब इनकी ब्रीडिंग कैप्टिविटी के अंदर करवाई जाए। तो टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के अंदर बेसिकली हम ऐसे ऑर्गेनिज्म्स को रखते हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं या कुछ सेट्स को वो शेयर करते हैं, यानी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को वो शेयर करते हैं, लेकिन ये जो कैरेक्टर्स हैं ये दूसरी स्पीशीज के मेंबर से डिफरेंट होते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो हो गई कंप्लीट। हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। ठीक है, तो चलिए रीडिंग की तरफ।
चलें जी, हमारी पीपीटी डाउनलोड हो गई है, हम अपनी रीडिंग कर लेंगे। जैसे ही ये ओपन हो गई तो मीनवाइल मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और कोई भी स्टूडेंट वीयू का है, मेरे सेमेस्टर का ही है, तो उसे ये वाली वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है, क्योंकि उससे बहुत फ़ायदा होगा। मुझे तो हो रहा है अब, तो मैं ये भी कह सकती थी सही होगा। चलें चलते हैं हम लोग आगे। हमारे पास आ गया है ये, इसको क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास मॉड्यूल नंबर 20 टाइपोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट, ठीक है। स्पीशीज़ इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। सर्वे ऑफ टैक्सोनॉमिक लिटरेचर शोज दैट देयर आर मोर देन 20 स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट। Typological species concept. This concept was proposed by Aristotle and Plato. According to this concept, a certain pattern of features is found in each species of organisms, and all members of species show maximum quality in this format. ठीक है, certain pattern in dogs, for example, इसका, ठीक है। Typological species concept. Monotypic species, polytypic species. Postulates of typological species concept. Species consist of similar individuals sharing the same essence, ठीक है। उसके बाद each species is separated from all others by sharp discontinuity. Each species is completely constant through time. There are strict possible limits to variations within any one species, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एग्जाम्पल, 2 macaw species, blue and yellow macaw, Ararona, ठीक है, and the scarlet macaw, Ara macaw, are considered different species due to different coloration. In nature, their habitats overlap, but they do not produce hybrid except in captivity, ठीक है। चलो उसके बाद हमारे पास strengths, ठीक है। applicable to living or extinct species, doesn't depend on complex genetic analysis. Morphology can be readily observed without harming the organisms, ठीक हो गया। problems with typological species concept, polymorphism within populations, sibling or cryptic species, geographical variations among populations, ठीक है। इसको कर देते हैं हम क्रॉस, हम चल लेते हैं आगे हमारा स्टेप है एकदम लास्ट। अब हम चलते हैं यहाँ स्टार्ट सर्वे ऑफ टैक्सोनॉमिक लिटरेचर शोज दैट देयर आर मोर देन डैश स्पीशीज कॉन्सेप्ट। सर ने बताया था ना 20, ठीक है। उसके बाद ये करेक्ट हो गया और ये कर देते हैं क्रॉस। अब हम यहाँ पर लिख देंगे डन, लेकिन ये क्लोज हो गया तो हम डन नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसको कर देंगे अगला टॉपिक। अब हम चलेंगे अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है लेसन नंबर 21 बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। तो ले लेते हैं। द डैश आर दोज स्पीशीज व्हिच आर फाउंड इन पर्टिकुलर रीजन, एंडेमिक स्पीशीज, ठीक है। आप नेक्स्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर a speciation in which a species is evolved from a single common ancestral species while inhabiting the same geographical range. Sympatric, peripatric, parapatric, allopatric, sympatric लग रहा है। चलते आगे। Several taxonomic literature show that there are more than 20 species concepts, ठीक है। All are correct, so let's move on। अपनी वीडियो को अच्छे से सुन लेते हैं। इस मॉड्यूल के अंदर हम बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मॉड्यूल के अंदर हमने टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट के बारे में देखा। टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट के बारे में हमने देखा कि इसके अंदर जो सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म है
उनके अंदर कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, यानी वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। लेकिन जो टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट था, इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स थे, क्योंकि बहुत सारी स्पीशीज जैसे कि सिबलिंग स्पीशीज, अगर हम सिबलिंग स्पीशीज की बात करें तो सिबलिंग स्पीशीज मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होती हैं, लेकिन वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती हैं। तो टाइपोलॉजिकल स्पीशीज के मुताबिक जो सेम स्पीशीज होती हैं, जो देखने में एक जैसी होती हैं, उनको हम डिफरेंट स्पीशीज के सेम स्पीशीज के अंदर रखते हैं। लेकिन सिबलिंग स्पीशीज तो देखने में एक जैसी होती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो डिफरेंट स्पीशीज होती हैं। तो इसी तरीके से क्रिप्टिक स्पीशीज या ज्योग्राफिकल वेरिएशंस जो होती हैं, उसको टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं करता। जबकि बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है। पहली बात ये कि इसके मुताबिक एक स्पीशीज के मेंबर्स जो होते हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं। दूसरी बात, एक स्पीशीज के जो मेंबर्स होते हैं वो आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड, इंटरब्रीडिंग के बाद ये जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं वो भी फर्टाइल होते हैं। तो अगर एक स्पीशीज इन तमाम कैरेक्टर्स को पूरा करती है, यानी वो एक जैसे भी हैं, वो आपस में इंटरब्रीड भी करते हैं, उसके अलावा ऑफस्प्रिंग्स भी प्रोड्यूस करते हैं और उनके ऑफस्प्रिंग भी फर्टाइल होते हैं, तो उस सूरत में वो बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के मुताबिक एक स्पीशीज कहलाएंगे। एक स्पीशीज के जो मेंबर्स होते हैं वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और इंटरब्रीडिंग की वजह से एक स्पीशीज की जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रहती है। बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट हमें ये भी बताता है कि एक स्पीशीज के मेंबर्स आपस में रिजेंबल क्यों करते हैं। इस वजह से करते हैं क्योंकि एक स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं वो आपस में ही इंटरब्रीड करते हैं, वो आपस में ही जीन्स को शेयर करते हैं। ऑल्दो जब वो ब्रीड करते हैं तो उनका जो जीन पूल है वो शफल होता है, लेकिन वो अपना जो जीन पूल है वो किसी दूसरी स्पीशीज के मेंबर्स के साथ शेयर नहीं करते, वो प्रोटेक्टेड जीन पूल है। इसी वजह से एक स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं वो आपस में रिजेंबल करते हैं। बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के मुताबिक एक जो स्पीशीज है वो इकोलॉजिकल यूनिट बनाती है। इकोलॉजिकल यूनिट से क्या मुराद है कि ऑल्दो के एक स्पीशीज के मेंबर आपस में थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं, लेकिन एज ए ग्रुप वो एक यूनिट के तौर पर बिहेव करते हैं, वो एक इकोलॉजिकल यूनिट बनाते हैं। वो एक ग्रुप की फॉर्म के अंदर, एक यूनिट की फॉर्म के अंदर आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं और दूसरे इन्वायरमेंटल जो कंपोनेंट्स हैं उसके साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। इसी तरीके से एक स्पीशीज के मेंबर रिप्रोडक्टिव यूनिट बनाते हैं, यानी एक स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर पोटेंशियल होता है कि वो आपस में इंटरब्रीड कर सकें, लेकिन ये किसी दूसरी स्पीशीज के साथ इंटरब्रीड नहीं कर पाते, क्योंकि अगर ये किसी दूसरे स्पीशीज के साथ इंटरब्रीड करेंगे भी तो उससे जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगे वो फर्टाइल नहीं होंगे, जिससे जो स्पीशीज की डेफिनेशन है वो पूरी नहीं होगी। इसी तरीके से एक स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं वो जेनेटिक यूनिट बनाते हैं। जेनेटिक यूनिट से क्या मुराद है कि एक स्पीशीज जो है वो एक प्रोटेक्टिव जीन पूल है। जीन पूल से क्या मुराद है? जीन पूल से मुराद है कि सम टोटल ऑफ ऑल जीन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीशीज। अब एक जो इंडिविजुअल होता है वो इस जीन पूल का एक थोड़ा सा हिस्सा अपने अंदर रखता है, लेकिन जब हम तमाम इंडिविजुअल्स के जीन्स को कंबाइन करते हैं तो वो एक कंबाइन जीन पूल बनता है। अब एक जीन पूल के अंदर क्योंकि
एक स्पीशीज के मेंबर आपस में इंटरब्रीड करते हैं तो ये जीन पूल शफल होता रहता है, जिससे वेरिएबिलिटी पैदा होती है। लेकिन क्योंकि एक स्पीशीज के मेंबर सिर्फ आपस में ही इंटरब्रीड करते हैं, वो किसी दूसरे स्पीशीज के मेंबर्स के साथ इंटरब्रीड नहीं करते, इस वजह से एक स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं उनमें रिजेम्बलेंस मौजूद होती है, उनके कैरेक्टर्स एक जैसे होते हैं। लेकिन क्योंकि वो अपना जीन पूल किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करते, इस वजह से कुछ यूनिक कैरेक्टर्स जो उनके अंदर मौजूद हैं वो किसी दूसरी स्पीशीज के अंदर मौजूद नहीं हो सकते। तो फ्रेंड्स, हमारा जो है वो ये लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। आगे हम चलते हैं, आगे हम रीडिंग में चलते हैं। रीडिंग में फिर इसको डाउनलोड कर लेते हैं। सो इसको हम कर लेते हैं ओपन। हमारी पीपीटीज हो चुकी हैं ओपन, हमने अब इनको पढ़ना है। मॉड्यूल नंबर 21, आगे बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट, स्पीशीज आर ग्रुप्स ऑफ एक्चुअली और पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशंस which are reproductively isolated from other subgroups. Other such groups Ernest Mayr 1942 to 42, 1963, ठीक है, can successfully interbreed and produce fertile offsprings, ठीक है। A species integrity is maintained by interbreeding within a species, ठीक है। Why members of species resemble, this concept explains why members of species resemble and differ from other species. When organisms breed, they shuffle their gene pool, which gives the species its identity, ठीक है। Genes are not shared with other species, so they look different, ठीक है। Biological species concept, members of species constitute ecological and reproductive unit, gene unit, ठीक है। ये सारा का सारा टॉपिक सर ने बहुत अच्छे से समझा दिया, मुझे इससे काफ़ी समझ आ गया। एक्टिविटीज़ पढ़ के तो आप लोगों को पता है, ये इसको मैं बोनस पॉइंट कहती हूँ, इससे बहुत अच्छे से समझ आ जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। स्पीशीज आर ग्रुप ऑफ एक्चुअली और पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन विच आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर सच ग्रुप फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स। ये कॉन्सेप्ट हमारा बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट सही हो गया, करेक्ट होगा। हम चल लेते हैं आगे। आगे हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक और वैसे हमारा होगा टॉपिक नंबर 22। सेट कोर्स ले लेते हैं। सर्वे ऑफ टेक्सोनोमिक लिटरेचर शोज दैट देयर आर मोर देन डैश स्पीशीज कॉन्सेप्ट ये है 20, ठीक हो गया। उसके बस आंसर कर देते हैं क्लिक, उसके बाद हम आ जाते हैं स्पेसिएशन विच a species is evolved from a single common ancestral species while inhabiting the same geographical range. Single common species, हाँ ये सिंपैट्रिक होगा। उसके बाद हम चल लेते हैं आगे। It is a mode of speciation in which a new species is formed from an isolated peripheral population. हाँ पेरिपेट्रिक, ये है पेरिपेट्रिक, ठीक हो गया। ऑल आर करेक्ट, थैंक्स लॉर्ड। अब चलते हैं आगे। आगे हमारे पास में है हमारी वीडियो, वो अच्छे सुन लेते हैं। इससे पहले मॉड्यूल के अंदर भी हमने बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के बारे में देखा, इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। हमने ये देखा कि बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के मुताबिक एक जो स्पीशीज है उसके तमाम जो मेंबर्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स पैदा कर सकते हैं। इसके साथ हमने ये भी देखा कि एक स्पीशीज के जो मेंबर्स होते हैं वो इकोलॉजिकल यूनिट बनाते हैं, वो रिप्रोडक्टिव यूनिट बनाते हैं। इसी तरीके से एक स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं वो जेनेटिक यूनिट बनाते हैं। बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट जो है मायर ने प्रपोज किया, और मायर को हम 20वीं सेंचुरी का डार्विन कहते हैं। बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट, जितने भी स्पीशीज कॉन्सेप्ट हैं उसमें जो सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड जो कॉन्सेप्ट है वो बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट ही है। डुबजांस्की
और हैंसन जो कि बहुत मशहूर टेक्सोनोमिस्ट हैं, इन्होंने भी बायोलॉजिकल स्पीशीज की कंसेप्ट की जो डेफिनेशन है उसको एक्सेप्ट किया, और इस डेफिनेशन को एक्सेप्ट करने की दो रीजंस थी। पहली रीजन ये है क्योंकि इसमें जीन पूल की बात होती है, और दूसरी बात ये कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की बात होती है इसके अंदर। जीन पूल के बारे में हमने कहा कि जीन पूल क्या है, ये सम टोटल ऑफ जीन्स विच आर प्रेजेंट इन ए रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एक स्पीशीज के जो मेंबर्स होते हैं वो एक प्रोटेक्टेड जीन पूल बनाते हैं, और इनके जो जीन्स होते हैं वो आपस में जो इनके मेंबर्स हैं, क्योंकि वो आपस में इंटरब्रीड करते हैं, वो आपस में ही एक्सचेंज करते हैं, किसी दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं करते, इस वजह से ये प्रोटेक्टेड जीन पूल है। दूसरी रीजन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के मुताबिक एक स्पीशीज के जो मेंबर्स होते हैं दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर स्पीशीज। इसका मतलब ये है कि इस कंसेप्ट के मुताबिक एक जो स्पीशीज है उसके मेंबर आपस में तो इंटरब्रीड कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरी स्पीशीज के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकते। इस स्लाइड के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे पहले म्यूल का जिक्र है। म्यूल बेसिकली फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी के क्रॉस से बनता है। इसी तरीके से हाइनी ये फीमेल डोंकी और मेल हॉर्स के क्रॉस से बनता है। अगर नेचुरल हैबिटेट के अंदर, नेचुरल कंडीशंस के अंदर ये क्रॉस करवाए जाएं तो इससे जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं वो स्टीराइल होते हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन पैदा नहीं कर सकते। जबकि बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी है, उसके लिए ये शर्त है कि एक जो स्पीशीज के मेंबर हैं वो आपस में इंटरब्रीड भी करें और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स पैदा करें। अब जब डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर आपस में ब्रीड करते हैं तो उससे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स क्यों पैदा नहीं होते? यहाँ पे अगर आप देखें हॉर्स, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 64 हैं, जबकि डोंकी के अंदर क्रोमोसोम की तादाद 62 है। जब इनके अंदर गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है तो हॉर्स के अंदर जब गैमीट्स बनते हैं, क्योंकि गैमीट्स मियोसिस के नतीजे में बनते हैं और मियोसिस के नतीजे में जो क्रोमोसोम नंबर है वो रिड्यूस होके हाफ हो जाता है। इस वजह से जब गैमीट्स बनेंगे, जब हॉर्स के अंदर गैमीट्स बनेंगे तो उसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद 32 होगी और हॉर्स के अंदर ये क्रोमोसोम की तादाद गैमीट्स में 31 रह जाएगी। अब जब ये दो गैमीट्स आपस में मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, तो टोटल नंबर जो क्रोमोसोम का होगा वो 63 है। अब 63 जब क्रोमोसोम होंगे तो इसमें एक क्रोमोसोम ऐसा होगा जो कि अनपेयर्ड होगा। ये जो अनपेयर्ड क्रोमोसोम है बेसिकली ये वजह है एनिमल्स के स्टीराइल होने की, यानी जब दो डिफरेंट स्पीशीज आपस में कंबाइन करती हैं तो उसमें ये म्यूल या हाइनी जो है ये क्यों स्टीराइल होते हैं? क्योंकि इनके अंदर एक अनपेयर्ड क्रोमोसोम मौजूद रहता है। तो यहाँ पे दो स्पीशीज के मेंबर ने आपस में इंटरब्रीड किया, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए, लेकिन वो फर्टाइल नहीं है। इस वजह से म्यूल और हाइनी इसको इस कंसेप्ट के मुताबिक हम स्पीशीज का दर्जा नहीं दे सकते।